आपका वॉइस नहीं आ रहा है अभी। Still voice is not coming. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. अभी आवाज नहीं है? क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? ठीक है। मतलब पहले मैंने जो भी बोला आवाज नहीं आया किसी को? ओके, चलो ठीक है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी आप ज्योतिष करें, एस्ट्रोलॉजी करें, उसको सीखें, तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि इससे आप खुद का कुछ कल्याण कर पाओगे। ये एक्चुअली ज्योतिष जो विषय है, ये जग का कल्याण करने के लिए, मतलब ये दूसरों का कल्याण करने के लिए। इससे आप खुद तो जान ही पाओगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप खुद क्या हो। ठीक है, आपकी खुद की कुंडली क्या कहती है। ठीक है ना? तो जो अननोन बातें हैं, वो जानना है, मतलब एक तरीके से डिकोड करना है हमारी खुद की लाइफ को, अभी तक कैसी चली, आगे कैसे चलेगी, और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को। मैंने क्या कहा, ये जो विषय है ये जग का कल्याण करने के लिए। क्योंकि मैं तो ये भी समझता हूँ कि इस विषय का जो ज्ञान होना चाहिए, ये बच्चों को भी होना चाहिए। इवन बचपन से थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक नॉलेज है ना, वो एजुकेशन में भी होना ही चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिलेट करता है। देखिए, लास्ट टाइम हमने प्लैनेट्स को थोड़ा बहुत स्टडी किया था। मैंने कहा हर प्लैनेट भी जो है ना, जैसे हम पाराशर ज्योतिष कर रहे हैं या वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, तो एक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। तो जो ऋषि पाराशर थे ना, उन्होंने क्या बात बोली थी, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो उन्होंने कहा था कि इस जगत में जितने भी जीव है ना, वो सभी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जब तो सूर्य को आत्मा हम बोलते हैं, तो क्यों कहते हैं हम सूर्य को आत्मा? इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि इस जगत में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे वो ग्रह हो और ग्रह के ऊपर हम जीव रूप में जीवित व्यक्ति हों, ये सभी किससे उत्पन्न हुए हैं? ये सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि जब किसी तारे का जन्म होता है, ठीक है ना, तो जब किसी तारे का जन्म होता है, तो उसी तारे से क्या होता है, उसके आसपास का एक इन्वायरमेंट बनता है, प्लानिट बनता है। और जब वो खत्म होता है तारा, तो वो अपने आसपास के सारे ग्रहों को निगल लेता है। ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ बोलते हैं। ठीक, तो अपने आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को निगल लेता है। यानी क्या होता है, अंत में सब कुछ वापस उसी में समा जाता है जिससे उत्पन्न हुआ। तो इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं, हम आत्मा बोलते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली में है ना, जहां भी, वहां एक्चुअली क्या है, वहां हमारी आत्मा निवास करती है। इसीलिए सूर्य को क्या बोलते हैं, आत्मा कारक ग्रह बोलते हैं। तो जब भी मैं ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या है कि जब हम डिस्कशन करेंगे, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी बातें मैं ऐसे कह दूंगा या मैं बोल दूंगा, तो वो छोटी छोटी सी बातों को क्या है कि आप नोट डाउन कहीं भी किस तरीके से करते रहो। ठीक है ना? नोट्स के फॉर्म में तो जो चीजें मुझे देनी है वो मैं दूंगा आप लोगों को। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दिए कि जो जो हमने स्टडी किया था, आई होप कि आपने उसको रिवाइज किया होगा, ग्रहों के वर्ण क्या होते हैं,
है ना। ग्रहों के तत्व क्या होते हैं, 5 तत्वों के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब आज हम उसके आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो अब हम अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो भगवान विष्णु के अवतार हुए, अलग अलग अवतार हुए। तो पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए वो सभी अवतार किसी न किसी ग्रह का रूप थे। जैसे श्री राम का जो अवतार था, तो श्री राम का जो अवतार था वो किसका रूप था? वो भगवान सूर्य का रूप था, मतलब सूर्य ग्रह का रूप था भगवान श्री राम। भगवान श्री कृष्ण किसका रूप थे? तो वो चंद्रमा के रूप थे। उनको चंद्रवंशी कहते हैं ना, और राम को रघुवंशी कहते हैं। ठीक है, चंद्रवंशी। भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा का रूप थे। मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, हम जितने भी लोग अपने आसपास जीवित रूप में देखते हैं, ठीक है, ट्रीज प्लांट्स, वो क्या है, वो जड़ है, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्राण तो उनके अंदर भी होते हैं। हम मूव कर सकते हैं, हमारे अंदर प्राण है। हर जीव में किसी न किसी ग्रह की क्या होती है पता है? मतलब एक्सेस में होता है वो। हमारे शरीर के अंदर ना पूरे 9 ग्रहों के तत्व है। पूरे 9 ग्रहों के तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे शरीर में पूरे के पूरे 9 ग्रहों के तत्व हैं, जिनके हमने नाम दिए क्रमशः। उनको क्या बोलते हैं आप? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। ये जो 9 प्लैनेट हैं, सभी के शरीर में पूरे के पूरे 9 ग्रहों के प्लैनेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन उनमें से किसी न किसी ग्रह की जो होती है ना, वो अधिकता होती है। क्या होती है? एक्सेस में होता है। उस प्लैनेट का जो तत्व है ना, वो एक्सेस में होता है। तो इसलिए उस पर्सन के अंदर आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे भगवान श्री राम को क्या कहा है? ये सूर्य ग्रह के अवतार है, रघुवंशी, है ना। तो भगवान श्री राम में आपको क्या, सूर्य है ना, नैतिकता का प्रतीक है एक्चुअली। सतोगुणी प्लानेट है ना, मैंने बताया था उस दिन, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी प्लानेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में हमने डिस्कस किया था। सूर्य में क्या है? सतगुण है। सतगुण मतलब सत्य। जिसको जो जबान दे दी वो दे दी, यानी अपना वचन जो है वो पूरा करते थे। ठीक है। उसी तरीके से कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण कुछ अलग आइडेंटिटी वाले थे। कृष्ण के अंदर चंचलता थी। उन्होंने कई लीलाएं की है बचपन में ही। ठीक। तो कृष्ण चंद्रमा के अवतार कहे गए। चंद्रमा को चंचल कहा गया। चंद्रमा को चंचल क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लानिट चंद्रमा ही है। फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट कौन है? चंद्रमा। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। इसलिए चंद्रमा को जो चंचल शब्द बोला गया ना, वो इसलिए कहा है क्योंकि वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहता है। हर 2.5 दिन में अपनी एक राशि बदल देता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया कि चंद्रमा की राशि हर 2.5 दिन में बदल जाती है। 12 राशियां होती है। हमने 12 राशियों के पिछली क्लास में नाम लिखे थे, 1 से लेके 12 तक। हम राशियों को नंबर से ही बुलाएंगे, अब नाम से नहीं बुलाएंगे, है ना। 1 से लेके 12 तक सीक्वेंस आपने लिखी हुई। तो चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, सबसे जल्दी बदलता है, इसलिए चंद्रमा को बोलते हैं चंचल। तो कृष्ण किसके अवतार थे? चंद्रमा के अवतार थे। मंगल के अवतार कौन थे? नरसिंह भगवान। कृष्ण के सभी विष्णु के अवतारों की बात कर रहे हैं। तो मंगल के अवतार कौन थे? नरसिंह भगवान। अच्छा, अब नरसिंह भगवान की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, समझते हैं ना आप क्या है? आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, वीडियोस में देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। नरसिंह भगवान की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? वो बहुत रौद्र रूप में थे। ठीक है ना, रौद्र रूप में थे। मंगल, जिसमें एनर्जी है बहुत, क्षत्रिय है, जो लड़ता है, लड़ाई करता है। ठीक है ना। चंद्रमा कैसा है? चंचल है, शांत प्रकृति का है। तो कृष्ण का अवतार वैसे ही था, शांत प्रकृति के थे, चंचल थे, सभी को अट्रैक्ट कर लेते। चंद्रमा पृथ्वी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है ना। सबको आकर्षित कर लेते थे भगवान श्री कृष्ण, जो भी उनके पास में आता था। बुद्ध के अवतार क्या है? बुद्ध ग्रह के भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को श्री विष्णु का अवतार कहा गया है, और उनको किससे रिलेट किया गया है? बुद्ध ग्रह से रिलेट किया गया है। उसी तरीके से जो भगवान विष्णु के वामन अवतार है, वामन अवतार को बृहस्पति ग्रह से रिलेट किया गया। और परशुराम को शुक्र ग्रह से रिलेट किया गया, कि परशुराम जो थे वो शुक्र के अवतार थे, यानी शुक्र ग्रह के अवतार थे। उसमें शुक्र ग्रह की क्या थी? अधिकता थी। उसी तरीके से शनि ग्रह, तो भगवान विष्णु का जो कूर्म अवतार था, कूर्म अवतार, उसको शनि का अवतार कहा है, कूर्म अवतार। भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था, वराह अवतार जो अभी लेटेस्ट किसी मूवीज में आपने सुना भी होगा, है ना, वराह रूपम,
वराह रूपम क्या, भगवान विष्णु का अवतार है वराह अवतार। वो कौन से ग्रह का था, वो राहु, वो राहु। और केतु बचा प्लानिट। अब तो जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, मत्स्य अवतार, वो केतु का लिया। तो इस तरीके से जो 9 ग्रह हैं उनको भगवान विष्णु के 9 अवतारों के रूप में क्या है, दिखाया है पराशर जी ने। अब पता है ये क्या रिलेट करेंगे भाई, आप ये सोचोगे कि ये हमारी कुंडली में कहाँ पर रिलेट करेंगे, हम इनको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे इनका देख करके। तो अब एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, जहां भी कुंडली में आपके चंद्रमा बैठा होगा ना, जहां भी कुंडली में आपके चंद्रमा बैठा होगा, तो वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएगी जो जो भगवान कृष्ण में थी। पता है जो ऋषि मुनि थे ना, वो छोटी सी बात में बहुत बड़ा कुछ बोल दिया करते थे, उसको डिकोड करने का काम हमारा है, उसको डिकोड करने का काम हमारा है। तो जैसे आपको चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां दिख जाएगा, आपको भगवान कृष्ण को अगर आपने पढ़ा है, महाभारत देखिए, कृष्ण लीला देखिए, तो आप समझ जाओगे कृष्ण के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। आप उस हाउस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को कृष्ण से रिलेट कर दोगे और समझ जाओगे कि यहाँ पे इस घर से रिलेटेड चीजों में, ठीक है, मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी जो जो कृष्ण में थी। ठीक है ना। अब देखिए जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के जो ये हमने पढ़े थे, तत्व पढ़े थे, और उनके जो हमने पढ़े थे कि इनका वर्ण क्या होता है, इनका कहाँ काम आएगा आपको कुंडली में देखने में। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको याद होगा हमने बताया था कि बुध, बुध का वर्ण क्या है, वैश्य। वैश्य क्या करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। ठीक है। अब आपकी कुंडली के अगर 10वें भाव के अंदर, यानी कि जो कर्म का भाव है, अगर बुध बैठा होगा, तो इस व्यक्ति की जो टेंडेंसी होगी, फिर भले ही ये व्यापार करे या नहीं करे, ये जॉब कर रहा हो, लेकिन वहां पे जो इसकी काम करने की जो टेंडेंसी होगी ना, वो बिल्कुल एक व्यापारी की जैसी होगी, एक बिजनेसमैन के जैसी होगी। यानी उसका जो माइंडसेट होगा ना, वो बिजनेस माइंडसेट होगा, भले ही वो जॉब कर रहा हो कहीं पे। यहाँ आपको रिलेट करने को मिलेगा कि भाई बुध का मतलब क्या है, वैश्य है, व्यापारी है। चंद्रमा भी क्या है, वैश्य है, लेकिन बुध तो पक्का व्यापारी है। बुध पक्का व्यापारी है। चंद्रमा भी व्यापारी है, लेकिन बुध तो पक्का व्यापारी है। ठीक है। अब वैसे ही अगर छठा घर जो है, 6th हाउस, मैं भी आपको हाउसेस समझाऊंगा कौन से हाउस को क्या बोलते हैं कुंडली के अंदर, 1 2 3 4 5 6। जैसे 6th हाउस, अब 6th हाउस के अंदर कोई प्लानिट बैठा हुआ है। अब 6th हाउस से, हर हाउस से बहुत सारी चीजें देखते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा। मेजरली अगर आपको ये पता करना है कि यार मेरा जो दुश्मन होगा ना, या मेरा अननोन कोई दुश्मन है जिसने मेरा नुकसान कर दिया कुछ, तो मुझे मालूम नहीं कौन है, 6th हाउस बताता है आपका दुश्मन कौन है, शत्रु का हाउस है। अब 6th हाउस में जो प्लानिट बैठा हो, मान लो 6th हाउस में मंगल बैठा है, मार्स बैठा है। अब मार्स कौन से वर्ण का होता है, क्षत्रिय वर्ण का, क्षत्रिय होता है। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, छठे घर में अगर मंगल बैठा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा जो शत्रु है, मेरा जो एनिमी है, उसकी जाति क्या होगी, मतलब वो क्षत्रिय होगा, राजपूत होगा, कोई ना कोई। अब आप अपने सर्कल में ढूंढ सकते हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मेरे से दुश्मनी हो सकती है, जो मेरा नुकसान कर सकता है। तो 100% आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा। समझ रहे? ये बहुत बड़ी बात है। अब हो सकता है कि एक से ज्यादा प्लानिट बैठे हो, ये भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्लानिट बैठे हो, एक से ज्यादा प्लानिट बैठे होंगे, तो फिर हमको वहां पे दशा, अंतरदशा, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है किसमें कम है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तब हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ क्या चीज हो रही है। उसी की तरह से लगन में बैठ गया, अगर लगन में कोई प्लानिट बैठा हुआ है, मान लो लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है। हमने बृहस्पति को क्या क्या कहा है पिछली क्लास में, बृहस्पति का वर्ण क्या है, ब्राह्मण। तत्व कौन सा है, वायु तत्व। वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण, वायु तत्व है। और गुण कौन सा है, रजोगुण है, तमस गुण है कि सतोगुण है, सतोगुण है बृहस्पति के अंदर, है। तो लगन में ही बैठा हुआ है अगर बृहस्पति, इसका मतलब इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, क्योंकि लगन से क्या देखते हो आप, ये सब चीजें भी लिखो आप, शुरू ही हो गया है आपका एस्ट्रोलॉजी। लगन से क्या देखते हो, व्यक्ति का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फिजिकल बॉडी। यानी आप स्वयं, लगन क्या होगा, आपकी कुंडली है लगन, मतलब आप स्वयं, आप खुद। लगन में जो प्लानिट बैठा होगा ना, उसी की कैरेक्टरिस्टिक होगी आपके अंदर। जैसे हमने कहा बृहस्पति है, तो ये बिल्कुल सत्यवादी और बिल्कुल सच्चाई की राह पे चलने वाला इंसान होगा, सीधा साधा, सिंपल, सतोगुणी होगा, कोई इसके अंदर बुराई नहीं होगी, सतोगुणी होगा बृहस्पति का।
वहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मंगल बैठा होगा तो क्या होगा। क्षत्रिय है वो, लड़ाई करने वाला है, ऊर्जा है उसके अंदर खूब। लेकिन सिर्फ लड़ाई करने वाला है ये नेगेटिव नहीं है। मंगल, मंगल हनुमान जी से रिलेटेड करते हैं ना मंगल को। हनुमान जी को गुस्सा कब आता था? हनुमान जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। चलो मंगल की बात निकली है तो मंगल के लिए किसको देखते हो? हनुमान जी को देखते हो। भाई हनुमान जी की कैरेक्टरिस्टिक देखो आप क्या है। आपने रामायण देखी, आपने हनुमान जी के बारे में सब कुछ पता है। हनुमान जी राम काज करीबे को आतुर बोलते हैं ना। उनका सिर्फ दो ही काम थे, या तो वो राम का काम करेंगे, राम जी मुझे काम बताओ क्या करना है, और नहीं तो वो चुपचाप बैठ के राम 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 करते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो एक छलांग में यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। मतलब मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मंगल सिर्फ गुस्से को रिप्रेजेंट नहीं करता, गुस्सा मंगल का नेगेटिव साइड है। मंगल का पॉजिटिव साइड क्या है? एनर्जी। उसको पॉजिटिव काम में लगाइए, जैसे हनुमान जी की थी। बस राम से पूछा काम क्या करना और तुरंत किया। मंगल में तेजी होती, स्पीड से करता है। जिसके भी लगन में मंगल बैठा हुआ मिलेगा आपको, वो बहुत हर काम बड़ा फटाफट करने की सोचेगा, जल्दी से कर लूं, खत्म कर दूं इसको, फटाफट करके खत्म कर दूं। इसीलिए स्पोर्ट्स फील्ड को मंगल से देखते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड को मंगल से देखते हैं, जिम को मंगल से देखेंगे। इसके लगन में मंगल होगा, वो मंगल के समान होगा, दुबला पतला, छोटी हाइट वाला, मध्यम कद मतलब मध्यम कद वाला होगा, दुबला पतला होगा, आंखें लाल होगी, तेज होगा। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम देखो प्लानिट पे चले गए, लेकिन पहले आपको बहुत सारी बातें बताना है, प्लानिट्स के भी पहले काफी सारी बातें बताना है। तो उसमें से अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो पृथ्वी है हमारी, हमारी जो अर्थ है। अब एक्चुअली हम लोग अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू ही हर प्लानिट को देखेंगे। तो अर्थ के चारों तरफ हमको जो जो भी प्लैनेट्स दिख रहे हैं उनके नाम आप लोगों को पता है। 7 प्लैनेट। 2 प्लैनेट जो दिखते नहीं है, राहु और केतु। अब एक्चुअली क्या होते हैं राहु और केतु? क्या है समझना है इसको। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो एक ऑर्बिट अर्थ का है। ठीक है, सन के अराउंड मूव कर रही है। एक मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। समझ रहे? इमेजिन कीजिए, है ना, कि मून चंद्रमा अर्थ यानी पृथ्वी के अराउंड घूमता है ना, और पृथ्वी सूर्य के अराउंड घूमती। तो एक है पृथ्वी का ऑर्बिट घूमने का, एक है चंद्रमा का ऑर्बिट घूमने का पृथ्वी के अराउंड। तो ये जो दोनों ऑर्बिट है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट, ठीक है, तो दक्षिण वाली जो नॉर्ड हो गई, साउथ नॉर्ड, उसको बोलेंगे केतु। और जो उत्तर वाली यानी नॉर्थ वाली नॉर्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे? राहु। ये दोनों है राहु केतु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट, मून का ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, वही एक है राहु, एक है केतु। नॉर्थ नोड हो गई राहु, साउथ नोड हो गई केतु। तो ये इनविजिबल है, इनका कोई फिजिकल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब हम राहु केतु की क्लास करेंगे, मैंने कहा भी था करेंगे डिटेल में राहु केतु की क्लास, उसमें हम राहु केतु के बारे में डिटेल में जानकारी, जितनी जानकारी आपको राहु केतु की चाहिए, उतनी जानकारी आपको किसी और प्लानिट की नहीं चाहिए। बाकी सारे प्लानिट को आप समझ जाओगे, इजिली समझ जाओगे, लेकिन राहु केतु को समझना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको राहु केतु को बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसने राहु केतु को जान लिया क्या होता है, तो भाई गलत है। एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, राहु केतु को पूरी तरीके से जानना पॉसिबल नहीं। क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज दिखती नहीं है, उसके बारे में तुम अगर जान रहे हो, तो तुम कितना ही जान पाओगे। इनविजिबल है ना वो, तो आप दिखता थोड़ी ना है, तो शेडो प्लानिट है। बाकी सारे प्लानिट तो रियल प्लानिट। इसीलिए कहते हैं कि राहु केतु की जो माया है ना, ये माया माया, ये पूरा मैं समझाऊंगा एक पूरी क्लास के अंदर, एक पूरी क्लास उस पर राहु केतु के ऊपर ही होगी। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं। देखिए, हर प्लैनेट की ना अपनी एक डायरेक्शन है। सबसे पहले तो हर प्लैनेट की दिशा लिखिए कि किस प्लैनेट की दिशा कौन सी है ना, कौन सी दिशा से आप कौन से प्लैनेट को देखोगे। जैसे सूर्य है, तो ये तो आपको भी क्लिक हो गया होगा, सूर्य के लिए कौन सी दिशा को देखोगे? पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा का स्वामी कौन हो गया? सूर्य, सन। फिर पश्चिम दिशा का स्वामी कौन है पता है? शनि, सैटर्न। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी, सैटर्न। उत्तर दिशा
नॉर्थ, नॉर्थ के स्वामी कौन है? बुध, मरकरी। और दक्षिण दिशा के स्वामी कौन है? साउथ के, मंगल, मार्स। चार दिशाएं तो ये हो गई, लेकिन ग्रह तो 9 है। तो शुक्र की दिशा कौन सी है? वीनस। वीनस की दिशा है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। चंद्रमा की दिशा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। कौन बचा? राहु केतु। बाकी सारे हो गए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सारे हो गए ना? राहु केतु बचे। ठीक है। राहु की दिशा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और केतु की दिशा, देखिए बृहस्पति की दिशा बची है अभी। हाँ, बृहस्पति की दिशा नॉर्थ ईस्ट। बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईशान कोण बोलते हैं ना जिसको, बृहस्पति। बचे कौन? केतु। केतु की दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में उत्तर की तरफ थोड़ा सा, है ना? वो दिशा किसकी है? केतु की दिशा है। अब आप पता है ध्यान से देखेंगे ना, मतलब इस चीज को भी बड़ा मतलब डीपली समझो, हर चीज को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा डीपली समझा करो। तो आपको पता है सबका ना फंक्शन समझ में आता है। देखो, पूरब सूर्य, पश्चिम कौन है? शनि। शनि कौन है? सूर्य पुत्र। शनि कौन है? सूर्य पुत्र। अब देखो, अपन बोलते हैं ना ये पूरब है और वो बिल्कुल पश्चिम है, ये ना जस्ट अपोजिट। सूर्य क्या है? प्रकाश के देवता है। तो शनि क्या होगा? अंधकार के देवता है। पश्चिम में सूरज डूब जाता है ना? पश्चिम में सूरज डूब जाता है। तो शनि अंधकार के देवता है और सूर्य प्रकाश के देवता है। उत्तर में कौन है? बुध। तो दक्षिण में कौन है? मंगल। अब पता है बुध की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ऐसे बातों बातों में पता है कैरेक्टरिस्टिक समझ जाओगे बहुत सारी। मंगल पता है सीरियस है। मार्स जो है ना वो सीरियस, उसके अंदर सिंसियरिटी है। मंगल वाले व्यक्ति के अंदर सिंसियरिटी होती है, वो सीरियस होता है। जैसे भगवान हनुमान थे, सीरियस रहते थे, सिंसियर रहते थे, काम कर बताओ मेरे को बस करना है क्या। सिंसियर है, बहुत सीरियस है। वहीं पे पता है बुध कैसा है? बुध हंसी मजाक करने वाला है, हंसी ठिठोली करने वाला, मजाक, हंसी मजाक करने वाला, जॉली किस्म का, जॉली किस्म, जस्ट अपोजिट। समझ रहे? जस्ट अपोजिट, एक बिल्कुल सीरियस और एक बहुत इंटरटेनिंग, जॉली, हंसी मजाक पसंद है जिसको, बुध और मंगल है ना आमने सामने, दिख रहे हैं? तो आप पता है इससे प्लानिट की कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो यार, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? अगर सूर्य और शनि कहीं पे एक जगह बैठ गए तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल अपोजिट है प्लानिट यार। एक तो प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक तो प्रकाश है दूसरा अंधकार है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको सोचना होगा, ये साइकोलॉजी रखनी होगी। अब वैसे ही आप देखिए चंद्रमा और शुक्र ठीक आमने सामने दिखेंगे, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन है? चंद्रमा। साउथ ईस्ट में कौन है? शुक्र। चंद्रमा और शुक्र जस्ट अपोजिट दिखेंगे, पता है क्या? सास बहू। शुक्र सास और चंद्रमा बहू। किसी स्त्री की मतलब फीमेल कुंडली में देखोगे ना, तो आप अगर सास बहू की जस्ट अपोजिट ही रहते हैं जनरली, तो जनरली ऐसे ही होता है। कहीं कहीं किस्मत अच्छी होगी किसी की तो अच्छी मिल जाती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है, अदरवाइज कैसे होते हैं? अपोजिट। चंद्रमा बहू, शुक्र सास। ठीक है, सास। अब नॉर्थ ईस्ट को देखो, कौन है? जुपिटर। डायरेक्शन आप पेपर पे बना सकते हो, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट को देखोगे जुपिटर, उसके ठीक अपोजिट साउथ वेस्ट में कौन बैठा है? राहु बैठा है। नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर जैसा प्लानेट है, जो कैसा प्लानेट है? सीधा सच्चा एकदम, अभी बताया, सीधा सच्चा, सतोगुणी, भगवान का भजन करने वाला, धर्म कर्म करने वाला। और उसके जस्ट अपोजिट कौन बैठा है? राहु। झूठ, प्रपंच, इल्यूजन, धोखा, तमोगुणी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसमें होंगे? राहु देवता में। अब गुरु और राहु एक साथ बैठ गए कुंडली में, इसको बोलते हैं गुरु राहु चांडाल दोष। ज्योतिष में इसको बोलते हैं गुरु राहु चांडाल दोष। चांडाल दोष जस्ट अपोजिट है गुरु और राहु एक दूसरे। इससे दिशाओं से पता है आप क्या समझ जाओगे कौन सा प्लानेट किसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कितना समझ में आ गया होगा आपको? जुपिटर राहु को कैसे देखा? तो यहाँ आपने क्या देखा कि किस ग्रह की दिशा कौन सी है, समझ में आ गया? इसको आप
मैप बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। कभी कभी किसी किसी क्लास में आपका टेस्ट भी हम ले लिया करेंगे, किसी को भी रेंडमली पूछ लिया करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ज्योतिष सीखने से ज्यादा स्वयं सीखना से ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, सेल्फ स्टडी से ज्यादा अच्छे तरीके से आता है ना। अब आप ये सोचते होंगे ना कि ये जो 9 ग्रह हैं, तो भाई कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं, अच्छे बुरे, ये सोचते होंगे किसको मैं अच्छा कहूँ, किसको मैं खराब कहूँ, है ना। एक्चुअली पता है ग्रहों में भी ना दो टीम है अलग अलग, दो अलग अलग टीम में डिवाइडेड है। वो टीम क्या है वो सुनो। एक कॉलम में आप लिख लो देवता ग्रह, देवता ग्रह यानी गॉड। और दूसरे कॉलम में आप लिख लो राक्षस ग्रह, एविल, ठीक है। देवता ग्रह, राक्षस ग्रह, ठीक है, गॉड और एविल। देवता ग्रह, देवता ग्रह कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये देवता ग्रह है। राक्षस ग्रह, दानव ग्रह कौन है? शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु, चार चार की टीम बन गई। चार इधर चार इधर। अब एक बचा कौन? मरकरी। अब ये पता है मरकरी क्या होता है? मरकरी है कच्चा घड़ा। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें मरकरी क्या है? कच्चा घड़ा। भाई कच्चा घड़ा से क्या मतलब है? कच्ची मिट्टी का बर्तन, जैसा ढालो वैसा ढल जाएगा, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। तो मरकरी कैसा बिहेव करेगा? ना तो मैं मरकरी को बोलूंगा कि वो देवता है, और ना मैं बोलूंगा दानव। वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो वैसे ही हो जाएगा। कच्ची मिट्टी का बर्तन जिस ग्रह के साथ बैठेगा ना वो वैसे ही हो जाएगा। वो देवता ग्रह के साथ बैठा है तो वो देवता बन जाएगा, वो राक्षस ग्रह के साथ बैठा है तो वो राक्षस बन जाएगा, है ना। बुध की युति अगर राहु के साथ है तो बुध स्वयं भी कैसा हो गया? दानव हो गया। बुध की युति अगर जुपिटर के साथ है तो बुध कैसा हो गया? देवता हो गया। बात समझ में आ गई? अब देवता और दानव आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये देवता और दानव की लिस्ट हो गई, किसको देवता मानोगे किसको दानव मानोगे, है ना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये चारों देवता है। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारों राक्षस है। अब समझ में, देवताओं में भी इनके गुरु है। देवताओं के गुरु कौन है? देव गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति, जुपिटर। और दानवों के, राक्षसों के गुरु कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। बोलते हैं ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्र क्या है? राक्षसों के गुरु, ठीक है। और गुरु बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है। दोनों टीमों के, जिसको कहे टीम लीडर या कैप्टन। इधर की टीम के कैप्टन कौन है? जुपिटर। इधर की टीम के कैप्टन कौन है? वीनस। ये जो शनि, राहु, केतु है, ये किसकी बात मानेंगे? वीनस की, शुक्र की। क्यों? क्योंकि वो दैत्य गुरु है। माननी ही पड़ेगी, मानना ही पड़ेगी, ठीक है। और इधर सूर्य, चंद्रमा, मंगल किसकी बात मानेंगे? जुपिटर की, क्योंकि वो देवगुरु है, बृहस्पति। और साइज में भी सबसे बड़े प्लैनेट है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी जुपिटर के अंदर है, ठीक है, सन के बाद में। तो देवता और दानव का समझ में आ गए कौन। अब नेचुरली अच्छे कौन से हैं, जिनको हम बोलेंगे अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह बोलते हैं। तो एक लिस्ट, एक तरफ कॉलम अब बनाइए आप, शुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ, क्या लिखोगे आप? नैसर्गिक शुभ यानी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरली जो शुभ ग्रह है ना वो। और दूसरा कॉलम क्या बनाओगे? नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट यानी नैसर्गिक पाप ग्रह या अशुभ ग्रह। एक तरफ क्या लिखा आपने? नैसर्गिक शुभ ग्रह, एक तरफ नैसर्गिक पाप ग्रह, ठीक है। पाप ग्रह को क्रूर ग्रह भी बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल मेलेफिक। पाप ग्रह को, क्रूर ग्रह को क्या बोलोगे? मेलेफिक, नेचुरल मेलेफिक। और जो शुभ ग्रह है नैसर्गिक, नेचुरल, वो क्या है? बेलेफिक, नेचुरल बेलेफिक, बेनिफिट देने वाले मतलब, ठीक है। अब बेनिफिट देने वाले ग्रह कौन है? शुभ ग्रह कौन कौन है लिखिए। शुभ ग्रह, शुक्र, विनस, विनस, जुपिटर, गुरु, जुपिटर है ना, गुरु। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, चंद्रमा ना दो तरह के होते हैं, हाँ।
एक शुक्ल पक्ष का यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा, और दूसरा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है जो घटता हुआ था। भैया शुक्ल पक्ष और चंद्र कृष्ण पक्ष क्या क्या होते हैं? अमावस्या के ठीक बाद जो प्रतिपदा आती है, पड़वा आती है, वहां से लगा के जो पूर्णिमा तक का जिसमें चंद्रमा बढ़ता है ना, बढ़ता 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 रहता है, उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो क्या है? नैसर्गिक शुभ, नेचुरल बेलेफिक है। लेकिन कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का जो समय है जिसमें चंद्रमा घटता है, वो क्या है? वो अशुभ है। ठीक है, वो अशुभ ग्रह है। और कौन सा शुभ ग्रह है? वीनस लिखा आपने, जुपिटर लिखा, चंद्रमा तो आप 15 दिन का चंद्रमा शुभ है, 15 दिन का चंद्रमा अशुभ है। ठीक है। अब नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट कौन है? मेलेफिक यानी पाप ग्रह कौन है, जिनको क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कहते हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल। शनि, राहु, केतु, मंगल, चारों क्या हो गए? क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बोलो। इसमें सूर्य को भी ऐड करो, लेकिन सूर्य पे लगाना स्टार। मैं बताता हूँ क्यों। कितने प्लानिट हो गए? 8। बुध बचा ना, तो मैंने बुध के बारे में क्या बोला है भाई? बुध जो है ना, वो नैसर्गिक रूप से जैसे बोलेंगे ना कि नैसर्गिक रूप से तो बुध शुभ ग्रह है, तो उसको ना शुभ ग्रहों में ही ऐड करो अभी तो आप, क्योंकि नेचुरली जो है ना मरकरी, वो तो शुभ ही होता है नेचुरली। लेकिन वो किसी अशुभ के साथ बैठ जाएगा तो नोट लिख लेना, अगर मरकरी किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो फिर वो अशुभ हो जाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी का बर्तन बोला मैंने। नेचुरली तो वो बेनिफिक ही है, शुभ ही है, लेकिन अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा ना तो फिर वो अशुभ हो जाएगा, बुध, मरकरी। ठीक है। तो क्या लिखा आपने? शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, बृहस्पति, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और बुध। क्रूर ग्रह कौन कौन से? मंगल, शनि, राहु, केतु। और सूर्य लिखवाया है, सूर्य के ऊपर स्टार बनवाया है। क्यों बनवाया है उसका रीजन सुनिए। देखिए, मैं पर्सनली जो ज्योतिष करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो ऐसा है कि देखिए किताबों में जो लिखा है, ग्रंथों में लिखा, मैं आपको अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। यही मैंने आपको, याद करो लास्ट वाली क्लास में मैं सोच रहा था कि मुझे आपको कुछ बताना है और वो मिस हो गया था ना, भूल गया, स्किप हो गया था माइंड से। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हजारों साल पुराना एक ग्रंथ है। ठीक है। जिसको हजारों साल पहले ऋषि पराशर ने लिखा था। सही है। ठीक है। जिस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटेशन का एक लॉ दिया था, उसके बाद उसमें कई सारे क्या हुए? मॉडिफिकेशन हुए। जैसे लाइट की थ्योरी बोल रहे हैं हम, फिजिक्स में लाइट की थ्योरी बोल रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स इसको इजीली समझ पाएंगे कि लाइट को सबसे पहले पार्टिकल माना जाता था। न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन बाद में वो थ्योरी फेल हो गई क्योंकि वो कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन वगैरह को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो न्यूटन की वो थ्योरी फेल हो गई। तो हाइगन ने उसके बाद में, हाइगन ने अपनी थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी। हाइगन ने कहा था कि जो लाइट है, प्रकाश, वो तरंग के रूप में चलता है, वेव है। तो कुछ समय तक फिर वही थ्योरी, कई सालों तक वही थ्योरी चलती रही कि लाइट क्या है? वेव है, पार्टिकल नहीं है। लेकिन फिर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वेव थ्योरी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है। तो फिर बाद में प्लांक ने क्या कहा कि नहीं यार, जो लाइट का नेचर है ना, तो मतलब न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी फेल हो गई, हाइगन की थ्योरी भी फेल हो गई, लेकिन कई सालों तक उसे सच माना जाता था। बट समय के अनुसार जो इन्वेंशन हुई, लेकिन उन इन्वेंशन में एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इस थ्योरी से ये फिनोमिना प्रूव नहीं हो पा रहा है, प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो फिर उस थ्योरी में कुछ चेंजेस करने पड़े। ठीक है ना। वो चेंजेस करके फिर नई थ्योरी दी गई। जैसे हम लाइट को अब मानते हैं कि लाइट का नेचर ड्यूल है, वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है, प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली। अब हम इस थ्योरी को मानते हैं कि ऐसा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। उसी तरीके से क्या है, समय के अनुसार, समय के अनुसार इसमें भी रिक्वायरमेंट है, इसकी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट। तब मेरा पर्सनल क्या मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतनी कुंडलियों को देख के, इतने चार्ट्स को देख के, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो सूर्य है ना, उसको क्रूर ग्रह या पाप ग्रह नहीं बोल सकते, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है। जन्मे तो सब उसी से, पैदा तो सब उसी से हुए, सूर्य से ही हुए। और सूर्य नैसर्गिक रूप से वैसे तो सतोगुण ही है, देखा जाएगा सूर्य तो सतु, सूर्य के अंदर तो सतुगुण है, तो उसको हम पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कैसे बोल सकते हैं? हाँ,
सूर्य अग्नि तत्व है, ये ठीक है कि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है तो उसके अंदर एनर्जी तो है, अग्नि तत्व है तो ठीक है, लेकिन हम उसको पाप ग्रह नहीं बोल सकते, पाप ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य वचन बोलता है, सत्य के लिए लड़ता है, सत्य सत्य सत्य। श्री राम, श्री राम को तो सूर्य से ही देखेंगे ना, ठीक है, सूर्य ग्रह का ही तो अवतार, मैंने कहा भगवान विष्णु का जो अवतार है वो सूर्य ग्रह से रिलेट करता है भगवान श्री राम, तो हम पाप ग्रह नहीं कह सकते, इसलिए मैंने स्टार लगवाया। ठीक है, किताबों में देखोगे आप तो आपको यही मिलेगा कि वो पाप ग्रह है, बट मैं पर्सनली, और जब आप स्टडी करोगे तो आपके अकॉर्डिंगली आप जब सीख जाओगे सब कुछ, आप कुंडलियों का एनालिसिस करोगे, आप अपने चार्ट को एनालिसिस करोगे, ठीक है, देखोगे तो यार वो आपको रिलेट करता हुआ नहीं मिलेगा कि हम इसको पाप ग्रह बोलते हैं, है ना। हाँ, कुछ कुंडलियों में जरूर आपको मिलेगा कि हाँ उसकी टेंडेंसी ऐसी है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चार्ट्स में आपको उसकी टेंडेंसी ऐसी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपना। तो ये हमने आपको क्या बताया नेचुरली कैसे होते हैं, तो ये सब जो है ना ये नेचुरली बोला है, ये ना नेचुरली, इनको हम शुभ बोलेंगे, इनको हम अशुभ बोलेंगे, लेकिन कुंडली के अनुसार चीजें बदल जाएगी, कुंडली के अनुसार चीजें बदल जाएगी, ये तो नेचुरली तो है ठीक है, लेकिन दूसरा होता है फंक्शनली वो कैसे है, फंक्शनली वो कैसे हैं, यानी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं कि खुद की राशि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, है ना। नेचुरली तो वो ऐसे हैं जैसे हमने अभी आपको बताया, ठीक है, तो ये आपने थोड़ी ग्रहों के बारे में और डायरेक्शन भी जान ली, और ये भी जान लिया कौन सा शुभ होता है कौन सा अशुभ होता है, ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। अब देखिए आप जो मैं आपको, देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ज्योतिष, केवल किताबी ज्ञान के ऊपर आप लोग भी नहीं बैठना, मैं कहूँगा कि जैसे आप में से भी अगर कहीं, अब जैसे मैं तो मेरा तो प्रोफेशन ही टीचिंग रहा है, तो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, पढ़ाते ही हैं, जो सिर्फ किताब में लिखा है केवल उसी के बेसिस पे अगर आप सब कुछ करने लग जाओगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, जब तक कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं देखते, एक्सपेरिमेंटली उस चीज को नहीं देखते, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें अब बदलाव की आवश्यकता है, यानी कि चेंज होना बहुत जरूरी है। भाई क्या चेंज होना जरूरी है, उसके अंदर हम क्या देखें जिससे चेंज होना जरूरी है। अब पता है, पराशर ऋषि एक लाइन बोल के गए हैं, आप भी पढ़ोगे, क्या बोल के गए हैं कि देश काल पात्र के अनुसार फलित करना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार क्या करना चाहिए, फलित करना चाहिए। जब भी आप किसी का चार्ट देखो तो, कुंडली देखो तो, अब देश काल पात्र का मतलब क्या है, देश का मतलब वो जगह जो वो रह रहा है। भाई मैंने देखा कि इसका चंद्रमा खराब है कुंडली के अंदर, अब मैंने आपको बता दिया भगवान शिव के ऊपर रोज जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा होगा तो वो कहाँ ढूंढेगा शिव मंदिर, दूध चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए कहाँ ढूंढेगा उसको, मैं कहूंगा पीपल, पीपल के पेड़ की पूजा करो, कैसे करेगा। तो इसलिए वो कह के गए हैं देश, देश का मतलब वो स्थान, वो जगह जो वो व्यक्ति रह रहा है उसके अनुसार उसको फलित करो, है ना, ये तो हो गया देश। अब दूसरा क्या है, काल, काल का मतलब क्या है, समय, टाइम। अब आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, मनी इज ऑल्सो डिजिटलाइज्ड, यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे, कैश हाथ लगा के जो पैसा गिनते हैं जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं सिखा रहा, मैं आपको इनडायरेक्ट सिखा रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट टीचिंग करते बोर्ड पे फिजिकली आमने सामने होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति को मोबाइल रखना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि उसका एक नंबर है जो उसके आधार से लिंक है, जो उसके पैन कार्ड से लिंक है, जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक है, और ये कंपलसरी है, यानी सबके पास में मोबाइल होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप 25 साल पहले चले जाएंगे, 25-30 साल पहले चले जाएंगे, कोई कंपल्शन नहीं थी, मोबाइल तो नया नहीं है, आया था 40 साल पहले, 30 साल 35 साल पहले चले जाओगे तो था ही नहीं, ना कोई आधार था, बस वोटर आईडी एक नंबर चलता था। मतलब अगर आप 30 साल 35 साल पहले की लाइफ को देखोगे ना और अभी की लाइफ को देखोगे, आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, ह्यूज डिफरेंस, लोगों के अंदर भी, इन्वायरमेंट के अंदर भी, और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये सब राहु का इफेक्ट है, समझाऊंगा मैं राहु की क्लास में, हम भी राहु से ही पढ़ाई कर रहे हैं ये राहु, ये मोबाइल, इंटरनेट सब राहु है, इंटरनेट मोबाइल वाईफाई सब राहु है, ठीक है। जितनी भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब एआई सब राहु है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, आज का जो युग है, कल युग है, ये राहु प्रधान युग है,
भगवान श्री राम का जो युग था, ठीक है, त्रेता युग था, वो अलग था, सच चलता था वहां पे, झूठ नहीं चलता था। भगवान कृष्ण का जो युग था वो अलग था। तो अब खुद ही सोचिए, भगवान विष्णु के ही तो सारे अवतार है ना। तो जब उन्होंने राम का अवतार लिया तो उनका जो कैरेक्टर था वो अलग था, कृष्ण का अवतार लिया तो कैरेक्टर अलग था। क्या युग बदल गया था ना, द्वापर युग था, वो त्रेता युग था। त्रेता युग में आप ध्यान दो, राक्षसों का स्थान अलग था और बाकी लोगों का स्थान अलग था। मनुष्य अलग रहते थे, राक्षस अलग रहते थे। राक्षस सिर्फ साउथ की डायरेक्शन में, उधर लंका में रहते थे, इधर उधर कोई नहीं रहते थे। वहां से आते थे मारने के लिए या अपनी कोई भी बाधा वाधा डालने के लिए, बाकी रहते इधर नहीं थे, रहते उधर ही थे, है ना। जो राम का युग था, द्वापर युग में क्या हुआ, कहाँ आ गए राक्षस, कुल के अंदर ही तो आ गए। पांडव, कौरव एक ही कुल के तो थे। कौरव क्या है, राक्षस, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी थी। राक्षस कोई केवल शक्ल से नहीं होता है, प्रवृत्ति से होता है। उनकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी की तो थी। तो राक्षस कहाँ आ गए, एक ही तो कुल के अंदर आ गए। द्वापर युग में युग बदला, स्थान भी बदल गया। अब आप देखो कलयुग, राक्षस कहाँ आ गए, इंसान के अंदर ही आ गए। पहले उनका रहने का स्थान अलग था, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ही सोसाइटी में आ गए। और उसके बाद क्या हो गया, व्यक्ति के अंदर ही आ गए। कलयुग में तो व्यक्ति के अंदर ही है ना राक्षस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, युग बदला ना, समय बदला ना, तो परिस्थितियां भी बदली। अब जब ये बदली तो ऋषि पाराशर तो खुद ही कह के गए, क्योंकि शायद उन्हें ये पता था कि मैं जो लिख के जा रहा हूँ, मैं जो ज्योतिष करके जा रहा हूँ, मैं जो बता के जा रहा हूँ, ये साइंस, ये हजारों साल तक चलने वाला है। ये हजारों साल तक चलने वाला है, इसलिए वो बोल के गए थे कि देश काल पात्र के अनुसार फलित करें। तो काल यानी कि कलयुग अभी चल रहा है ना, ठीक है, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग, अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के अनुसार ही फलित करना होगा ना आपको। तो आज के कंटेक्स्ट में ही बताना होगा सामने वाले को, जो भी आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली देख के और अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंगली बताना पड़ेंगे लोगों को, ठीक है, कि ऐसा है भाई, कुछ इस तरीके से करो काम, कुछ ऐसा रहो, ठीक है। क्योंकि क्या देख रहे हो आप, सोसाइटी बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, कामकाज बदल रहा है, नीड बदल रही है लोगों की, उसके अकॉर्डिंगली देख के बता, समझिए। और लास्ट में क्या बोला, पात्र, देश काल पात्र। अब एक देखो, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या आता है एस्ट्रोलॉजी में, दो लोग एक ही टाइम पे जन्मे, एक ही जगह जन्मे, तो उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, ठीक ही नहीं, सेम हो, तो फिर उनके साथ सारी की सारी चीजें सेम घटित होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं जिंदगी, नहीं होता है। ये अंबानी जी के घर में कोई पैदा हुआ है, उसी समय पे किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई पैदा हुआ है, तो दोनों की कुंडलियां कैसी होगी, सेम। लेकिन अंबानी जी के घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उसको हर एक चीज की फैसिलिटी पैदा होते से ही मिलेगी, और उसको सभी कुछ मिलेगा, अच्छी चीजें, पॉजिटिव। लेकिन वहीं कोई एक साधारण घर में अगर पैदा हुआ है बच्चा, उसी समय पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट एट द सेम टाइम, तो क्या उसको भी, उसका भविष्य भी बिल्कुल वैसे के वैसे होगा जैसे उसका है? नो, आंसर तो नो। चेंज क्या है, आप सोच के बताएंगे, आप में से कोई, चलो बताओ। क्या चेंज आया, क्या हो गया चेंज? सोचना आपको भी पड़ेगा, सोच के बताओ क्या चेंज हो गया। देश काल पात्र बोल के गए पराशर जी, के अनुसार फलित करें, तो यहाँ क्या बदला, पात्र बदल गया कि नहीं? पात्र बदला, एक अंबानी जी के परिवार में हुए पैदा और एक साधारण किसी घर में हुए पैदा, क्या बदला, क्या, पात्र। क्योंकि जब आप किसी के चार्ट को देखोगे, आप उसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड पूछोगे, बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सर चार्ट, पात्र प्लीज एक्सप्लेन कर। क्या, सर पात्र मतलब। सुनाई में नहीं आया मुझे, थोड़ा जोर से बोलो। सर पात्र सर मतलब पूछ रहे पात्र रोल। पात्र पात्र, मतलब। पात्र, अच्छा अच्छा। ये वाली, रोल रोल। पात्र का मतलब है कि वो पर्टिकुलर पर्सन, पात्र मतलब पर्टिकुलर पर्सन, ठीक, उसको बोलेंगे पात्र, देश काल पात्र, पात्र और पर्टिकुलर पर्सन। तो वो पर्सन का बैकग्राउंड देखेंगे आप पहले थोड़ा सा, क्या है,
ठीक है, वो कहाँ का, एटलीस्ट कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग भाई मान लो दोनों के चार्ट के अंदर, दोनों के चार्ट के अंदर हम कहें कि दोनों के चार्ट में आया, सपोज सपोज आया फोर्थ हाउस के अंदर वीनस आ गया, दोनों के चार्ट में फोर्थ हाउस में वीनस है। और फोर्थ हाउस जो होता है वो अ, जो हम कहें भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, ठीक है, वीनस जैसा ग्रह आ गया, शुभ ग्रह है, सारा उसको भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी। तो अंबानी जी के केस में तो ठीक है, मान लिए, हाँ ठीक है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी उसको। लेकिन वो जो साधारण व्यक्ति है जिसके घर वो पैदा हुआ है ना, उसको क्या भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी? भौतिक सुख सुविधाएं उसको भी मिलेगी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, भाई मान लीजिए कि अंबानी जी के परिवार में जो पैदा हुआ है उसको भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में क्या मिल गया? कोई लग्जरी कार मिल गई। और वहां इस बच्चे को भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में क्या मिल गया? भाई ठीक है, इसको लग्जरी कार नहीं मिली, लेकिन इसको ना एक टॉय कार मिल गई है। वो भी उसके लिए तो क्या है, एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको क्या मिल गई? टॉय कार मिल गई। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ? उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। मिली दोनों को चीज है, लेकिन क्या मिलेगी ये डिपेंड करता है, और कितनी मिलेगी ये डिपेंड। मेरी बात समझ में आ रही? इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति, सबकी कुंडली, भले वो एक टाइम पे पैदा हुए, एक ही जगह पैदा हुए, सबकी कुंडली अलग है, सब अलग अलग इंडिविजुअल है। क्यों पता है? सबके थंब इंप्रेशन अलग होते कि नहीं होते? करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों हैं, किसी का भी थंब इंप्रेशन, ठीक है, दूसरे से मैच करता है कभी? नहीं करता, करेगा ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? आप सब लोग, हम सब लोग एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल एंटिटी। तो भले ही जन्म समय, जन्म तारीख सब कुछ एक है, लेकिन कुंडलियां, उनकी डेस्टिनीज बदल जाएंगी। कैसे बदलेगी आप उसमें? तो आप पूछोगे नहीं भाई कैसे बदलेगी यार, कुंडली तो पूरी एक जैसी है, मैकेनिज्म तो सब कुछ एक जैसा, सारे थ्योरी तो एक जैसी अप्लाइड होगी, फिर कैसे बदलेगी? बताओ आप लोग में से कोई आंसर, क्यों बदलेगी? कुछ आप भी आंसर बताओ। हमारी कुंडली में एक घर होता है, फिफ्थ हाउस, पंचम भाव। 12 जो घर होते हैं उनमें से एक घर होता है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, हर हाउस से ना बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम आपको बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे। तो फिफ्थ हाउस होता है पूर्व पुण्य भाव। पांचवें घर को क्या कहा गया? फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य भाव। इसका मतलब है पिछले जन्म के कर्म, लास्ट बर्थ के जो हम कर्म इकट्ठा करके लाए हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट। तो लास्ट बर्थ के जो कर्म थे ना, तो वो उस बच्चे के कर्म इतने ज्यादा अच्छे थे कि उसको अंबानी जी का परिवार मिला। इसके इतने अच्छे नहीं थे, ये एक साधारण घर में। डिफरेंस यहाँ आ गया, पूर्व पुण्य भाव। इसलिए बोलते हैं ना, कर्म अच्छे करो। अरे भाई कर्म अच्छे करोगे ना, पता है इस जन्म में तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला उन कर्मों का। बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे कर्म करो, ठीक है, इस जन्म में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा उनका, सब इकट्ठा हो रहे हैं, आपके अकाउंट में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट बर्थ आपको मिलेगा ना, तो नेक्स्ट बर्थ में सारे के सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे, समझ रहे हो? तो पुण्य जो इकट्ठा कर रहे हो ना, आप करते जाओ इकट्ठे, करते जाओ इकट्ठे, करो इकट्ठे, नेक्स्ट बर्थ में उसका फल मिलेगा। अभी तो डिपेंड करेगा अभी कि आपका दशा अंतर दशा क्या चल रही है, आपको कौन सी दशा मिल रही है अच्छे टाइम के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आपका जीवन डिपेंड करेगा कैसा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो समझे आप लोग, है ना? इसलिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट बर्थ में सब कुछ अच्छा ही मिले, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव ना मिले। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग आप एस्ट्रोलॉजी से अभी जुड़े, जितने भी लोग आप अभी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े, आपने ज्योतिष को नहीं चुना है, ज्योतिष ने आपको चुना है। हाँ, कई लोग कोशिश कर करके रह जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें उनके साथ ऐसी हो जाती हैं कि वो नहीं कनेक्ट हो पाते, वो नहीं सीख पाते, ठीक है। तो आप लोग अगर सीख रहे हो ना, बैठे हो ना, या सामने बैठे हो, तो मानिए कि नेचर ने, प्रकृति ने ही आपको चुना हुआ है, ठीक है। प्रकृति ने ही आपको चुना, ना मैंने चुना, ना आपने खुद ने किया। वैसे भी क्या है, हम खुद कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है, ये बहुत बड़ा सत्य है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे सब कुछ। आप पता है धीरे धीरे ऐसे समझोगे ना कि आपके बिना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज़बम्स आएंगे आपको कि यार मैं कितना रिलेट कर रहा है। कुछ भी नहीं करते हम, हमसे बस करवाया जाता है। कौन करवा रहा है? ये नो प्लानेट है, ये नो प्लानेट करवा रहे हैं, कोई नहीं करा रहा,
ठीक है। तो अब घर वालों को ये मत बोलने लग जाना, अरे यार मैं नहीं करा, मैं तो मेरे को तो प्लानिट ने करवाया कुछ हो जाए तो मैंने नहीं करा ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन अपने मेन कुंडली के ऊपर, ठीक है। तो कुंडली में कितने घर होते हैं? 12। 12 घर होते हैं। एक जनरल कुंडली आप देखोगे तो हाउसेस गिनोगे, मैं आपको सिखाऊंगा हाउसेस कैसे कितने हैं, कौन से हाउसेस को क्या बोलते हैं, वो बोर्ड पे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी बोर्ड नहीं है, आप इतना समझिए कि 12 घर होते हैं कुंडली में, और 12 ही राशियां होती है, सही है। उसमें से जो सबसे ऊपर वाला घर होता है, हाउस होता है, जहाँ पे ल लिखा रहता है, ल। आप अपनी कुंडली खोलेंगे या कोई भी कुंडली खोलेंगे तो वहाँ ल लिखा होगा सबसे ऊपर वाले घर में, ल। इंग्लिश में लिखा रहता है एस, असेंडेंट। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट, हिंदी में बोलते हैं लग्न। तो ल लिखा रहता है या एस लिखा रहता है, ठीक है। लग्न क्या है, असेंडेंट क्या है? जिस समय हमारा जन्म हुआ, जिस स्थान पे हमारा जन्म हुआ, उस स्थान पे, उस समय, ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी? 12 राशियां हैं, एक से लेके 12 राशियां हैं। तो जब हमारा जन्म हुआ, उस समय, उस स्थान पे, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि थी, वही हमारा लगन होता है। तो स्थान का महत्व होता है भाई, इंडिया में जो राशि उदय हो रही है पूर्व दिशा में, वो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी हो रही होगी, और इंडिया में ही जगह जगह पे बदल सकती है, क्योंकि इंडिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। चाइना में जाएंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ और दिखेगा, तमिलनाडु से देखेंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ और दिखेगा। तो क्या है, इसलिए प्लेस का इंपॉर्टेंस है। जहां आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान, वहां पे उस समय, जिस समय जन्म हुआ है, वहां से ईस्ट की दिशा में कौन सी राशि थी, वही क्या हो जाता है, आपका लगन बन जाता है। एक में, एक से लेके 12 तक में जो भी राशि थी, समझ गए, है ना। उसको बोलते हैं लगना, यानी कि असेंडेंट। सबसे फर्स्ट हाउस, ऊपर के हाउस में जो लिखा होता है आपका नंबर, तो सबसे ऊपर के हाउस में जो नंबर लिखा है 1 से 12 तक में, वही आपकी क्या है, लग्न राशि है। समझे आप। तो अब उसमें मुझे आप में से किसी की कुंडली में से बताओ, सबने अपनी अपनी कुंडली तो खोली होगी, देखी होगी, किसका लगन कौन सा है? अनिलेश, तुम्हारा लगन कौन सा है? क्या नंबर लिखा है? सर देख रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, याद नहीं है अभी एक काम देखो, सब लोग एक काम कर लेना, आप तो अपनी अपनी कुंडली, कोई सा भी ऐप होता है, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक वगैरह होता है, कुंडली निकाल के रखना, ठीक है। और उसको एटलीस्ट बेसिक चीजें देख के रखना, ठीक है सर। है ना। कुंडली निकाल के देख के रखना, ताकि हम कुछ पूछे तो आप हमें बता पाओ। अब हमने क्योंकि आपको लगन बता दिया, लगन का मतलब क्या, सबसे ऊपर वाले हाउस में, ठीक है। जो नंबर लिखा होगा 1 से 12 तक में, भाई मान लो 1 लिखा है, तो कौन सी राशि है? मेष। एरी, 2, 2 का मतलब वृषभ, टॉरस, 3 जेमिनाई मिथुन, 4 कर्क कैंसर, 5 लियो सिंह, 6 वर्गो कन्या, 7 लिब्रा तुला, 8 वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, 9 धनु सेजिटेरियस, 10 मकर कैप्रिकॉर्न, 11 कुंभ एक्वेरियस, और 12 मीन स्पाइसेस। जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी राशि नहीं, वो आपका लगन होता है। समझ गए, राशि अलग चीज होती है, वो क्या है आपका, वो लगन है, लगन राशि बोलते हैं उसको, ठीक है। जो भी नंबर लिखा होगा, तो अब आप इतना जान जाओगे आज अपनी कुंडली देख के कि आपके लग्न का स्वामी कौन है, जिसको हम बोलेंगे लग्न लॉर्ड। तो मान लो आपके लगन में सर 4 नंबर, टॉरस है, टॉरस है मेरा लग। आपकी टॉरस है, मतलब 2 नंबर लिखा है लगन में, हाँ। है ना। सबसे ऊपर असेंडेंट जहाँ लिखा होगा वहाँ पे दो यस नंबर यस। लिखा है, तो आपका टॉरस है ना, वृषभ लगन है। तो आपके लग्नेश कौन हो गए, अनिलेश? लग्नेश मतलब लगन लॉर्ड। Venus. भाई टॉरस, वृषभ के स्वामी कौन है? सर शुक्र। Venus. शुक्र, वेरी गुड, वीनस। तो यानी आपके लग्न लॉर्ड कौन हो गए, वीनस, ठीक है। तो आपके अंदर वीनस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अब हम ग्रहों को पढ़ना सिखाएंगे जब आप, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, ठीक। वीनस वाली क्वालिटीज। उसी तरीके से किसी का भी, मैं मान लो धनु लगन है, ठीक है, धनु लगन है, सेजिटेरियस है लगन, तो उसके अंदर जुपिटर वाली क्वालिटी होगी, क्योंकि उसके लॉर्ड है कौन है, जुपिटर है, ठीक है, बृहस्पति है। तो समझ गए, लगन लॉर्ड देखना अब आप सीख जाओगे कि लगन का स्वामी कौन है आपके, लग्नेश जिसको बोलते हैं, ठीक। इतना समझ गए, क्लियर है यहाँ तक तो? नोट कर रहे हैं सब लोग? अब देखो एक चीज और बताते हैं कि
देखो अच्छा, आप ज्योतिष में जैसे कुंडली आपके सामने है तो 12 हाउस दिखते हैं, उसके अंदर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। वो जो अलग अलग नंबर है वो क्या है? राशि। वो जो हाउस है उनको हम भाव कहते हैं। इसके अलावा आप कौन सी टर्मिनोलॉजी और जानते हो? नाम, नक्षत्र। नक्षत्र सुना है? नक्षत्र कितने होते हैं टोटल नक्षत्र? 27। 6, 7. टोटल कितने नक्षत्रास होते हैं? 27। सत्य। अब नक्षत्रास पता है किसी को क्या होते हैं नक्षत्रास? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। इसी का समझ गए होगे ना, कॉन्स्टिलेशंस। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार मतलब सितारे, है ना, सितारे जिनमें खुद की लाइट होती है, जिनमें खुद का प्रकाश होता है। प्रकाश लाइट होती है जिनमें खुद की, उनको सितारे, तारे बोलते हैं अपने स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, उसको क्या बोलते हो? नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन। तो नक्षत्र उन तारों के समूह को बोलते हैं जिनकी आपस में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। इस वजह से उनका एक फिक्स शेप हो जाता है कि नहीं? एक फिक्स शेप बन जाता है। वो सारे तारे, स्टार्स, जिनके आपस में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? नक्षत्र। और उनको आपस में हम मिला देना तो एक ऐसा शेप बन जाएगा। टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं पराशर ऋषि के अकॉर्डिंगली। वैसे 28 होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है, बीच में आता है, लेकिन उनको नक्षत्र की काउंटिंग में लेते नहीं है, थोड़ा अलग गिना जाता है। इसलिए अभी इतना समझो कि 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब समझना, अब पृथ्वी के चारों तरफ 360 डिग्री ये फैले हुए हैं। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ घूम के देखेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। तो घूम के देखेंगे चारों तरफ तो हमें यही 27 नक्षत्र दिखेंगे, है ना। तो 27 तो ये नक्षत्र हो गए। तो आप डिवाइड करो 360 को, 360 को 27 से डिवाइड करो, कितना आ जाता है? 360 को आप 27 से डिवाइड करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, शायद 13 डिग्री और कुछ मिनट, ठीक है। 13 डिग्री और कुछ मिनट आएगा ना, ठीक है, आया। अब आप समझिए, जो नक्षत्र है ना वो एकदम माइन्यूट लेवल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों के अंदर ही राशियां होती है। अब जो है ना, राशि क्या है? तो राशि कितनी है? 12। आप 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 360 डिग्री चारों तरफ अर्थ के आसपास, है ना, उसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। यानी एक राशि कितने डिग्री की हुई? 30 डिग्री की हुई। समझा? एक राशि 30 डिग्री की हुई, 30 डिग्री की होगी। तो एक राशि 30 डिग्री की हुई, लेकिन एक नक्षत्र कितने डिग्री का आया था? 13 डिग्री और कुछ मिनट का आया था, आया था, ठीक है। इसका मतलब एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होंगे? एक राशि के अंदर मिनिमम 3 नक्षत्र होते हैं। एक राशि के अंदर मिनिमम 3 नक्षत्र होंगे, आएंगे ना 3 नक्षत्र। 3 पूरे पूरे नहीं आएंगे, हाँ, 2 पॉइंट समथिंग आएंगे, 3 पूरे पूरे नहीं आएंगे। हर नक्षत्र के, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, स्टेप्स। 4 स्टेप्स होते हैं, पद होते हैं, जिनको बोलते हैं चरण या पद। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 चरण या 4 पद होते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करो, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? 108 हुआ कि नहीं हुआ? 27 चौक 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे 108 आया। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण कितनी बार करते हैं? 108। ये कारण है, किसी भी मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर पूरे 360 डिग्री में जितने भी नक्षत्र आ रहे हैं सारे आ जाएं, ठीक है, सारे के सारे आ जाएं। इसलिए 108 बार जाप करते हैं। समझ गए क्यों करेंगे? और ये हर नक्षत्र के 4 पद हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र के जिस पद में होता है उसी लेटर से आपका नाम आता है। पंडित जी लिख के देते हैं जब जन्म हुआ तो, कि इस नाम से आया है आपका नाम, इस अक्षर से आया है, अक्षर होते हैं, है ना। तो
ये वो चीज है। अब हम नाम तो कुछ भी रख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि हम चंद्रमा को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वो एक अलग चीज होगी। ठीक है, तो ये वो चीजें समझ में आई आपको। अब जैसे मेष राशि होगी, एरीज होगी, तो हमने कहा एक नक्षत्र के कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं, है ना। तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी 4 पद तो हो गए। पहला नक्षत्र अश्विनी, अश्विनी भरणी कृतिका, ठीक है, ऐसे नक्षत्र हैं 27 सीक्वेंस हम आपको बताएंगे। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, सीक्वेंस याद रखना, पूरे 27 नक्षत्र एक से लेकर लाइन से, अश्विनी भरणी कृतिका, ठीक है, रोहिणी, फिर आगे चलेगा मृगशिरा एक्सेट्रा। तो एक नक्षत्र के 4 पद, तो 4 4 8 और 1 9, 9 पद एक राशि के अंदर आते हैं। तो मेष राशि में क्या क्या आ गया, अश्विनी भी आ गया, भरणी आ गया, और कृतिका का फर्स्ट पद आ गया, फर्स्ट स्टेप आ गया। तो बेसिकली आप क्या समझे एक्चुअली, कि राशि किसके अंदर होती है, नक्षत्र में। सबसे माइन्यूट लेवल, सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल कौन सा है, नक्षत्र। और फिर काम आती है क्या, राशि। और राशि में कौन बैठता है, ग्रह। समझ रहे हो, है ना। नक्षत्र में है राशि, राशि में कौन है, ग्रह है, प्लैनेट। 27 नक्षत्रों की लिस्ट मैं आपको भेजूंगा, तो ग्रुप पर सेंड करूंगा आपको। लिस्ट को याद कर लेना एक बार, सीक्वेंस वाइज याद करना, और हर नक्षत्र का स्वामी। जैसे 27 नक्षत्र है ना, और ग्रह कितने हैं, ग्रह कितने, प्लानिट कितने हैं, 9, 9 प्लानिट है ना। इसका क्या मतलब हुआ, हर प्लानिट को कितने नक्षत्र मिलेंगे, 3, 9 3 27 मिलेंगे ना। ठीक है, तो हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, स्वामित्व इन्हें लॉर्डशिप मिली हुई है। अब ना फिर से एक लिस्ट बनाएंगे, काय की लिस्ट बनाएंगे हम, पता है कि एनिमी प्लानिट और फ्रेंडली प्लानिट कौन कौन होते हैं, मतलब कौन सा प्लानिट किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है, भाई ये जानना बहुत जरूरी है। किसी राशि में किसी एक ही जगह पे कौन ग्रह बैठे हुए हैं, वो आपस में दोस्त है कि दुश्मन है। अगर हमें ये पता चलेगा, तो हमें वहां पे उनका वर्किंग समझ में आ जाएगा ना, कि उस राशि में बैठ के वो करेंगे क्या। ठीक है, वर्किंग समझ में आएगा। तो ये देखो लिस्ट बनाओ, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। तो देखो देवता देवता तो आपस में क्या होंगे, दोस्त ही होंगे ही नहीं। अभी हमने लिस्ट लिखा है, एक देवता और एक दानव। तो जो देवता है वो तो आपस में दोस्त ही होंगे, और जो दानव है वो आपस में दोस्त होंगे, होंगे कि नहीं, समझ गए। यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये चारों तो आपस में क्या होंगे, फ्रेंड्स। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों आपस में क्या होंगे, फ्रेंड्स। अब बचा कौन, मरकरी। हमेशा मरकरी के साथ यही चीज होगी, हाँ। मरकरी यानी कच्चा घड़ा, मेरी बात को समझे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, ये चारों आपस में क्या है, फ्रेंड्स। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों आपस में क्या है, फ्रेंड्स। ठीक, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एनिमी। यानी सूर्य के एनिमी कौन कौन होगा, इधर की लिस्ट वाले सारे, शुक्र, शनि, राहु, केतु। चंद्रमा के एनिमी ये चारों हो गए, मंगल के एनिमी भी ये चारों हो गए, और बृहस्पति की एनिमी भी ये चारों हो गए। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सूर्य और शनि आपस में कैसे हो गए, एनिमी, शत्रु। मंगल और राहु आपस में कैसे हो गए, शत्रु। केतु और बृहस्पति आपस में कैसे हो गए, शत्रु। देखा जाएगा तो नैसर्गिक रूप से शत्रु। लेकिन मैं जब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ क्लासेस हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बृहस्पति और केतु तो दोस्त हो गए, शत्रु कहाँ से हो गए। ऐसे ही आएगा, बाद में यही चीज देखने को मिलेगी। अभी तो हम यही बोलेंगे, चूंकि ये दानव है और ये देव हैं, ये आपस में शत्रु है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, शत्रु है, लेकिन आपस में क्या है, दोस्त है। बुध का क्या है, तो बुध जो है ना, जहां बैठा है, ये बुध की सबके साथ दोस्ती है। इतना लिख लो बस, बुध सभी का क्या है, मित्र है। बुध, मरकरी सबका दोस्त है, ये कॉमन है। कॉमन मैन होता है, तो 4 4 की टीम तो बढ़ गई। अब एक व्यक्ति दोनों साइड से खेलेगा, इधर से भी खेलेगा, उधर से भी खेलेगा, तो वो क्या होने, मरकरी, बुध है। लेकिन
मरकरी एक प्लैनेट को अपना शत्रु मानता है और बहुत पक्का शत्रु मानता है। बुध एक प्लैनेट को अपना शत्रु मानता है, किसको पता है? चंद्रमा को, मून को। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा, या लिख के रखना नोट करके, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसके पीछे की एक कहानी है, स्टोरी है, भगवान श्री गणेश वाली। अगर आपको पता हो तो, कि चंद्रमा ने भगवान श्री गणेश की हंसी उड़ाई थी कि बहुत मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं। एक बार चंद्रमा ने ना हंसी उड़ाई थी, उनका मजाक उड़ा दिया था भगवान श्री गणेश का। तो गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम काले हो जाओगे। उनको श्राप दे दिया था गणेश जी ने, जाओ तुम काले हो जाओगे आज से। तो पूरा अंधकार छा गया पृथ्वी के ऊपर, चंद्रमा के होते हुए अंधकार छा गया पृथ्वी पे। तो याचिका लगाई, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी कि इसको मुक्त करो, इनको मुक्त करो, अपने श्राप से मुक्त करो। तो इसीलिए क्या है कि जो चतुर्थी होती है ना, चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखते, नहीं तो उस व्यक्ति को पता है दाग लगता है। दाग लगता है का मतलब क्या? उसकी बदनामी होती है। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति होगी, मरकरी और मून एक साथ आ जाएंगे, उस व्यक्ति को दाग लगेगा। दाग लगेगा मतलब उसकी बदनामी होगी किसी न किसी बात से, और बिना काम से होगी। वो दोष है, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर बुध का। क्योंकि गणेश जी क्या है? बुध, बुधवार को ही तो पूजा करते हैं ना गणेश जी की। गणेश जी को कौन से ग्रह से देखोगे? बुध से देखोगे, मरकरी से देखोगे। तो जब भी बुध चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा ना, तो आपके ऊपर एलिगेशंस लगेगा, कुछ ना कुछ झूठा एलिगेशन। ठीक है, ठीक है, लगता ही लगता है। तो क्या लिखा आपने कि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, यानी बुध चंद्रमा का नुकसान करेगा, चंद्रमा बुध का नुकसान नहीं करता कभी। ठीक है, समझ में आ रही बात? साइक मतलब इसकी जो फिलोसफी है, ये क्या सब्जेक्ट फिलोसफी का ही तो सब्जेक्ट है, फिलोसफिकल है पूरा। ठीक है, ऐसे ही हमको समझना है और ऐसे ही हमको एस्ट्रोलॉजी करनी है, बिल्कुल लोगों की तरह देखना है इन 9 प्लैनेट्स को। ठीक है, अब ये जो 9 प्लैनेट्स है ना, इनको समझो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक सीक्वेंस बताता हूँ, मतलब मैं आपको एक स्टोरी तरीके से समझाता हूँ, तो आपको इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे आप। ये जो 9 प्लैनेट है ना, ये एक्चुअली है क्या? जैसे कोई राज्य होता है ना, राजा का कोई राज्य है, जैसे पुराने जमाने में होते थे, राज्य हुआ करते थे ना, तो उस राज्य का एक राजा होता था। हर राज्य का अपना अपना एक राजा होता था, वहां पे वो शासन करता था। तो सूर्य क्या है पता है? सूर्य है राजा, जो शासन करता है। सूर्य, वैसे भी ग्रहों के राजा जो कहा गया है वो कौन है? सूर्य। ग्रहों के राजा कौन? सूर्य। तो सूर्य कौन है? राजा। चंद्रमा कौन है पता है? उनकी रानी। रानी भी तो राज ही करती है कि नहीं? ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा कौन हो गए? राजा और रानी। और ये जो बुद्ध है ना, बुद्ध महाराज ये है बच्चे। बुद्ध क्या है? बच्चा है उनका, ये राजकुमार है। भाई लड़का होगा तो राजकुमार, और लड़की होगी तो राजकुमारी। तो राजकुमार या राजकुमारी, बच्चा है वो। इसीलिए तो बोलते हैं वो जिसमें मिलता है वैसे ही हो जाता है। अभी जब जो आपने इस क्लास में पढ़ा, यही तो पढ़ा ना, जिसमें मिलेगा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके साथ मिलता है वैसे ही हो जाता है, राजकुमार है वो तो सूर्य चंद्रमा, सूरज और चांद क्या हो गए? राजा रानी हो गए, जो राज करते हैं। और बुध कौन हो गए? वो राजकुमार हो गया या राजकुमारी हो गई। और ये जो दोनों है ना, गुरु और शुक्र, ये दोनों उस राज्य के, देखो हर राज्य में ना एक वो होता था, जिससे राजा अपनी सलाह लेता है कि नहीं? भाई राजा सलाह किससे लेता है? कोई उसका सलाहकार होता है, उससे तो लेता सलाह। तो जिससे सलाह लेता है ना, वो कौन है? गुरु। तो गुरु कौन है? सलाहकार है उस राज्य का, सलाहकार। क्योंकि ये मिच्योर प्लानेट है, इसके अंदर मिच्योरिटी है, इसके अंदर एक्सपीरियंस है। बृहस्पति में क्या है? एक्सपीरियंस, मिच्योरिटी है, ज्ञान है। बृहस्पति किसके देवता है? ज्ञान के देवता है, ज्ञान है इसमें। इसीलिए राजा सलाह किससे लेता है? बृहस्पति से। तो बृहस्पति कौन है? उस राज्य का सलाहकार है, ब्राह्मण है। और सेवक कौन है? क्योंकि हर राज्य में सेवा करने वाले भी तो होने चाहिए ना। राजा का पंखा जल रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सेवा करने वाला कौन है पता है? शनि। सेवा करने वाला कौन है? शनि। तो शनि सेवक है। और ये जो दोनों है, राहु और केतु, ये दोनों उस राज्य के
जो सैनिक होते हैं ना, लड़ने वाले, जो उनकी तरफ से लड़ते हैं, जो राजा की तरफ से लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं उनकी सेना के अंदर, वो है। अब एक बच गए ना, कौन? मंगल, वो सेनापति है भाई। मंगल कौन है पता है? सेनापति। क्षत्रिय धर्म है ना उनका, लड़ाई करना है, रक्षा करना है, अपने राज्य की रक्षा करना है। सेनापति कौन है? मंगल। राजा रानी कौन हो गए? सूर्य चंद्रमा। मंगल कौन है? सेनापति। मंगल को मंत्री भी बोला गया है, मंगल मंत्री भी है। मंगल मंत्री है, राजा का मंत्री है मंगल। मतलब राजा काम करने के लिए पता है बोलेगा किसको? मंत्री को बोलेगा कि ये काम करवा दो। भाई राजा खुद थोड़ी बोलता है किसी को जाके कि तुम ये करो तुम वो करो। राजा किसको बोलता है? मंत्री को। फिर मंत्री वो काम करवाता है। तो जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट पूरा वो कौन देखता है? मंगल। टेक्निकली समझना इस चीज। मैनेजमेंट कौन देखेगा? मंगल। राजा कुछ नहीं करता है, राजा बैठा रहता है, बस राज करता है। दिमाग सारा राजा लगाएगा, लेकिन किससे पूछ के? अरे बहुत आप इसको बहुत इतने तरीके से समझ जाओगे ना। देखो, राजा राज करता है, उसमें राजाओं वाले गुण है प्रतिनिधित्व करने के। इसलिए जहां भी प्रतिनिधित्व करना है, यानी लीड करना है, किसी टीम को लीड करना है, किसको देखना है? सूर्य को। कैसा है वो व्यक्ति? लीड करने लायक है कि नहीं? लीडर सूर्य, राजा है ना, लीडर है ना, ठीक है। मंत्री कौन है? मंगल। यानी जस्ट बिलो द किंग, राजा के ठीक नीचे की जो पदवी है ना, वो मंत्री की है। तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी वर्क प्लेस पे, जो टॉप एक अथॉरिटी है, उसके ठीक नीचे जो काम कर रहा है मंगल। अगर आपके 10th हाउस में मंगल है ना, जस्ट टॉप अथॉरिटी के नीचे काम करोगे आप, मंत्री बन के, सेनापति बन के काम करोगे। अरे भाई आप देख लो, अमित शाह जी को देख लो, ठीक है। अमित शाह जी क्या है? मंत्री। सारा काम वही संभालते हैं। नरेंद्र मोदी जी बस उनको ऑर्डर करते हैं क्या करना है। मोदी जी कौन हो गए? राजा सूर्य। अमित शाह कौन हो गए? मंत्री मंगल। अब ये भी अपना काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट सारा यही देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट सारा यही देखते हैं। तो ग्रहों की ये टेंडेंसी समझ में, शनि सेवक है, काम करने वाले वो सेवा करेंगे, खाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा करना है, ये करना है, जितने भी सेवा वाले काम है वो शनि करेंगे। समझ में आ गया? राहु केतु कौन है? सेना में जो सैनिक होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। इस स्टोरी से आपको ग्रहों की जो टेंडेंसीज होती हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो समझ में आएगी किस ग्रह को किस तरीके से, किस नजर से हमको देखना है। अब आप खुद ही समझोगे कि अगर एक ही राशि में दो शत्रु ग्रह बैठ गए, अब आपको शत्रु ग्रह समझ में आ जाएंगे कौन कौन से। अगर आपको समझ में आ गया आपकी यार सूर्य और राहु एक ही जगह बैठे हुए हैं, ये दोनों कैसे हैं? शत्रु, एक दूसरे के, एक दूसरे को हार्म करेंगे। जैसे सूर्य की राशि में राहु बैठ गए, हार्म करेगा। लेकिन शनि की राशि में अगर राहु बैठा हुआ है तो क्या नुकसान करेगा? शनि की राशि में राहु बैठा है, नुकसान करेगा क्या? दोस्त की है कि दुश्मन की घर है? दोस्त का घर है भाई। शनि राहु तो दोस्त है ना, ठीक है। तो शनि की राशि में राहु अगर बैठे हैं तो क्या नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। तो दोस्त का घर है, दोस्त के घर का कौन नुकसान करता है? ठीक है। मतलब ये इस तरीके से देखेंगे। मंगल की राशि में मान लो बृहस्पति बैठे हैं, तो क्या बृहस्पति मंगल की राशि में नुकसान करेंगे? दोस्त है आप इसमें, नहीं करेंगे। एक चीज आपने और लिखा, जैसे बुध के बारे में मैंने आपको लिखा है कि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता। उसी तरीके से ना, मंगल और बुध की भी आपस में बनती नहीं है। मंगल और बुध की भी आपस में नहीं बनती है। मंगल और बुध की भी आपस में शत्रुता ही है। लिख लो, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, तो मंगल अगर बुध की राशि में बैठेगा ना, खराब करेगा। आई होप कि आज की क्लास पे आपने प्लैनेट्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट समझे होंगे, समझे होंगे कि नहीं? नोट भी किए होंगे इंपॉर्टेंट। और जो बातें मैंने वैसे बताई है, बहुत सारी चीजें तो आप नोट नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें बताई उसको आप दिमाग में रखिएगा। उस तरीके से हमको क्या करना है, देखना है। तो अब थोड़ा कुंडलियां जो है बस एनालिसिस करने के पर्पज से कि यार कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, ये उस राशि को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है, बस इतना। क्योंकि मैं पहले ही क्लास में आपको बोल चुका हूँ, प्रिडिक्शन देना शुरू नहीं करना है। अभी बहुत टाइम है, लंबा सफर है थोड़ा, ठीक है। अभी बस देख लेना है, देखना है क्या है, कैसा है, क्या दिख रहा है, क्या हम सोच सकते हैं। समझ रहे हो? चीजों को देखते हैं, ठीक है।
है ना। देखो अगली क्लास में हम ना राशियों को स्टडी करेंगे सबसे पहले, जैसे एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, हर एक राशि को स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि राशि ना एक इन्वायरमेंट है। जैसे आप अपने घर में एक कमरे में बैठे हुए हो, रूम में बैठे हुए हो, वो रूम क्या है? इन्वायरमेंट है ना। आप वहां बैठे हुए हो, अगर वो रूम आपके नेचर के अकॉर्डिंग होगा तो आप वहां कंफर्टेबल फील करोगे, सही है? लेकिन आपके नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं हुआ तो आप वहां अनकंफर्टेबल रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? तो जो राशि है ना एक्चुअली, वो इन्वायरमेंट है, वो घर है एक। उस इन्वायरमेंट में कौन बैठता है? प्लानिट बैठता है ना। अब वो राशि अगर उस प्लानिट को सूट नहीं करती है, यानी उसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, तो क्या वो प्लानिट वहां पे कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं करेगा, सही है कि नहीं? नहीं करेगा ना। तो राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है भाई। मेष राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वृषभ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन सारी 12 राशियों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके तत्व क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा है, इन्वायरमेंट क्या है ना, समझ गए? फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे राशियों के बारे में डिटेल में। ओके, तो आज की क्लास को रिवीजन करना, जो जो पढ़ा है आज। हम फिर हम नेक्स्ट क्लास कब, सैटरडे को है हमारी शेड्यूल नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके, किसी को कुछ पूछना तो अभी है नहीं, और अभी पूछूंगा तो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है? अगली क्लास में, आज की क्लास का आप रिवीजन करो, स्टडी करो, ठीक है? और जो भी दिमाग में आ रहे हो ना डाउट, उन डाउट्स को ना अलग लिखते रहना कि ये मुझे पूछना है, लेकिन सेम टाइम लिख लेना कि ये मुझे पूछना है, ठीक है? तो एक क्लास, एक आध क्लास कोई ऐसे ही करेंगे कि जिसमें बस आपकी जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को ही हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। दिमाग में डाउट्स तो आएंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कूल और काम होके पूरा समझ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, बाय द टाइम वो डाउट आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो हम यहाँ बैठे पूछना, ठीक है? लेकिन एक साथ कर लेना, इकट्ठे कर लेना, फिर पूछेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना करें, ओवरलोड हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।